अच्छा जी, हम आ जाते हैं वापस एल्बर्ट बंडोरा की तरफ। अब एमसीक्यू नंबर 33। एल्बर्ट बंडोरा's social learning theory holds that learning is best in group settings, या फिर learning can be achieved by observing and modeling another person's behavior. Mere exposure to an aggressive scene always later elicits aggressive behavior. Social learning takes place at an unconscious level. क्या आएगा इसका आंसर भी? हाँ जी, इसका आंसर जो है बी वाला है कि लर्निंग कैन बी अचीव बाय ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग। नेक्स्ट है, Gestalt refers to the fact that we perceive smooth flowing forms more readily than distant forms as similarity, symmetry, holistic या continuity। ये गेस्टाल्ट ने कुछ परसेप्शन के की फॉर्म्स बताई थी कि वो जो हम परसीव कर लेते हैं जो स्मूथ फ्लो में चल रही होती है ना, तो इसमें जब फ्लो की बात हो रही है तो उसका मतलब है कि कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो इसका आंसर कंटिन्यूस आएगा। Effectors and receptor cells are different in their composition and speed of conduction, या फिर their direction in which they carry nerve impulses, या फिर the corresponding branch of the nervous system to which they belong, या फिर the effectors nerve connect with never connect with the brain while receptors receive। क्या आंसर आएगा इसका? रिसेप्टर जो होते हैं ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको इम्पल्स में चेंज कर देते हैं, जबकि इफेक्टर जो है वो कन्वर्ट कर देता है इम्पल्स को इनटू एक्शन। तो दोनों के काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। क्या डायरेक्शन वाली हम बात कर सकते हैं? आप में से मोस्टली बच्चों ने बी बोला है। एक मैसेजेस लेके जा रहा है तो एक वापस लेकर आ रहा है। तीसरा और चौथा तो हो नहीं सकता। मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन थी क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका भी अलग, अगर हम काम के हवाले से देखा जाए देखें तो दोनों के काम करने का तरीका अलग है, ये सेम है। एक स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है इम्पल्स में, दूसरा इम्पल्स उससे लेके तो उसको एक्शन में तब्दील कर देता है। यस, इसका आंसर जो है वो बी है कि डायरेक्शन इनकी डिफरेंट होती है। उसके बाद नॉम चॉम्स्की आर्ग्यूड दैट language must be understood not in terms of stimulus response change, but in terms of mental rules that are in part wired into the brain as a result of evolution. His position is most explicitly on an attack on, कौन से स्कूल ऑफ थॉट पे अटैक कर रहा है वो अपनी इस बात से? यस, इसका आंसर बिहेवियरल साइकोलॉजी है। जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स आ गया तो आपने उसको। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल और मेजर फिगर्स ऑफ बिहेवियरिज्म। ये तो आपने मुझे बताना है नहीं, बल्कि साथ साथ ये भी बताना है कौन सा किसका था, साथ साथ लिखते जाएं। ये जो ऑप्शन वन है, जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर, क्या ये बिहेवियरिज्म के थे? जेन पे आज किससे ताल्लुक रखता था? आंसर वैसे इसका फर्स्ट ही है, ये दोनों बिहेवियरिस्ट थे। जीन पियाजे कॉग्निटिविस्ट था। नॉम चॉम्स्की में मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी इसकी बातें कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड लगती हैं, कभी इसकी बातें ह्यूमनिस्टिक से रिलेटेड लगती हैं। ठीक है। इसके बाद डबल ब्लाइंड प्रोसीजर, नॉम चॉम्स्की जो है वो मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कॉग्निटिविस्ट था। डबल ब्लाइंड प्रोसीजर की बात फिर आ गई है, इज मोस्ट लाइकली टू बी यूटिलाइज्ड इन द सर्वे मेथड। नहीं, सर्वे मेथड में तो हम यूज नहीं कर सकते इसको। द केस स्टडी में भी नहीं यूज हो सकता। कैलकुलेटिंग कोरिलेशंस या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यस, एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो इसलिए हम लोग इसको इसमें यूज करेंगे। अभी डबल ब्लाइंड की बात हुई थी, इसमें प्लेसिबो इफेक्ट को यूज किया जाता है। द इमरजेंसी कंट्रोल ब्रांच ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज, अभी इस पे हमारी काफी चैट में लड़ाई भी हुई है। सिंपैथेटिक आएगा, पैरासिम्पैथेटिक आएगा, सेरिब्रोस्पाइनल या फिर वेंट्रोमीडियल? कौन सा है पार्ट है जो हमारे लिए इमरजेंसी कंट्रोल ब्रांच के तौर पे काम करता है? यस, सिंपैथेटिक इसका आंसर आएगा। उसके बाद है द ब्रेन
or the area of the brain where all the fibers from the skin senses get connected before entering cerebral cortex is the cerebellum, spinal cord, thalamus, reticular formation. अच्छा, ये CNS PNS के लिए ना मैं आपको इस क्लास के बाद एक लिंक भेजूंगी, आपने वो वीडियो देख लेनी है, चाहो तो उसको साथ साथ नोट कर लेना, बड़ा उन्होंने सिंपल से उसमें बताया और बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाती है। 9 मिनट की वीडियो है। और इसका आंसर क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड है इसका आंसर। कि जो एनाटॉमी है ना, इसको भी जरा हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो मैं हर बार कह देती हूँ ना, पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने बोनस क्लासेस रखी हुई हैं, जब जब टाइम मिला आप लोगों से पूछ के हम उसको अरेंज करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs करके उसी तरह मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया करनी है। फिलहाल मैं चाह रही हूँ कि हम लोग जो कुछ दिन रह गए हैं उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा टर्मिनोलॉजीज को जो है ना MCQs के थ्रू रिकॉल कर लें। द कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टेशन लेवल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन, वर्दहाइमर, कोहलर या हेल्सन। एक हिंट दे देती हूँ, इसमें जो है ना ये अडेप्टेशन लेवल थ्योरी जो है ना एनवायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। पढ़ी है किसी ने एनवायरमेंटल साइकोलॉजी? ये दोनों तो निकाल देना, ये तो हमें पता है, इनकी हमने थोड़ी बहुत बातें सुनी हुई है। ब्राउन और हेल्सन में से तुक्का लगा ले। मैक्स वर्दहैमर गेस्टाल्टिस था, कोहलर ने जो है वो मोरालिटी की थ्योरी दी थी। तो ब्राउन और ये जो है ये दोनों नए नाम है, इसमें से तुक्का लगा ले, देखते हैं आप लोग के तुक्के ठीक लगते हैं कि नहीं। नहीं, इसका आंसर हेल्सन है। और इसने ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड थ्योरी दी थी, जिसमें उसने कहा था कि इंसान के अंदर जो एडजस्टमेंट वाला लेवल है ना, वो अगर अच्छा होना तो वो अडॉप्ट कर लेता है हर इन्वायरमेंटल चेंज को। तो आपने इससे इस चीज को याद रखना है। उसके बाद है द प्रोटोटाइप ऑफ, ये वही वाला MCQ दोबारा रिपीट हो गया है, इसके लिए माजरत। उसके बाद इन थर्स्टन्स मेथड ऑफ एटीट्यूड स्केलिंग द की फैक्टर इज द यूज ऑफ नंबर्स, जजेस, रीइंफोर्समेंट या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइटम। स्केल्स होते हैं ना, लिकर्ट स्केल, थर्स्टन स्केल, उसमें कैसे हम स्केलिंग एटीट्यूड को कैसे मेजर किया जाता है थर्स्टन स्केल में? यस, डी वाला इसमें, जिसमें एग्री, डिसएग्री, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे होते हैं आइटम। इसके बाद डिसएग्रीइंग विद फ्राइड, एरिक्सन एम्फेसिस मोर ऑन कॉन्फ्लिक्ट, रेशियल मेमोरी, अडल्टहुड या अर्ली हैबिट्स। ना तो फ्राइड ने अर्ली हैबिट्स की बात की थी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की बात उसने की थी, लेकिन एरिक्सन ने कैसे उस पर डिसएग्री किया था? जबकि एरिक्सन ने हाँ, वैसे एरिक्सन ने भी कॉन्फ्लिक्ट्स की, क्राइसिस की बात की थी, लेकिन वो कहता था, फ्राइड ने भी क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, लेकिन वो बात करता था चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट की। तो एरिक्सन कहता था कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा अराइज होते हैं अडल्टहुड में। तो इस चीज पे उसने बहस की थी, और अपनी फिर उसने एक थ्योरी दी थी, जिसकी और जिससे रिलेटेड अगला MCQ भी आ गया। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी, द स्ट्रगल ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन या फिर कॉम्पिटेंस वर्सेस इंफीरियोरिटी। इसकी थ्योरी याद है एरिक्सन की? हर थ्योरी में कुछ विर्च्यूज भी आती हैं, वो भी याद है? या एक बार बता दूं ताकि जब आप रिकॉर्डिंग सुने। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ, मुझे जरा ढूंढने दें। मैंने भी नेट से ही पिक्चर देखी थी, क्योंकि डिटेल में चले गए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेट मी चेक, बस 2 मिनट देंगे मुझे। तब तक अगला MCQ आप लोग देख लें, उसका रिस्पॉन्स देना शुरू कर दें। अच्छा जी, मिल गई है मुझे। एरिक्सन ने जो है कहा था कि हमारे जो लाइफ में जो हमारे स्टेजेस है, उसने 8 स्टेजेस बताई थी, और कहा था कि हर स्टेज पे जो है ना हमें एक सर्टेन किस्म का क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, या कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशनल क्राइसिस होता है हमारा, ठीक है, जिसको उसने कॉन्ट्ररी डिस्पोजिशन का नाम दिया था।
जिसमें अगर एज वाइज देखा जाए तो पहली स्टेज जो है ना उसका नाम था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि इन्फेंट जब पैदा होता है वहां से लेकर 18 माह तक का होता है। इसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कैसे होता है कि अगर माँ बहुत ज्यादा केयर करती है ना बच्चे की, तो फिर जो है वो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट वाला एलिमेंट आता है। अगर माँ नहीं करती, बच्चा रो रहा है और उसने टाइम पे फीड नहीं किया, तो बच्चे के अंदर वो जो होप और वो जो है ना मिस यानी उसको ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए बच्चा एंग्शियस भी रहता है और हर वक्त जो है इरिटेटिंग और डिस्टर्ब रहता है। इसमें जो वर्च्यू डेवलप होती है, अगर माँ केयर कर लेती है तो बच्चे के अंदर एक वर्च्यू डेवलप होती है जिसका नाम है होप। ठीक है। उसके बाद है सेकंड स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट। ऑटोनॉमी होता है ओन करना चीजों को, ठीक है, और ये स्टार्ट होती है 18 माह से 3 साल तक। अगर 3 साल तक, 18 माह से 3 साल तक आप बच्चे को एक्सपीरियंस करने देते हैं चीजों को, वो जाहिर है उसने चीजों को हाथ लगाना है, ये इसकी सेकंड स्टेज है। और इस जब आप उसको अथॉरिटी दे देते हैं, ऑटोनॉमी दे देते हैं कि हाँ आप इनिशिएटिव ले सकते हो, आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो फिर बच्चे के अंदर एक विल पावर वाली जो है ना विर्चू डेवलप होती है कि अच्छा मेरी मेरी भी कोई अहमियत है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और जब ये नहीं हो पाती और बच्चे को हर बात हर चीज पे मार डांटती है, स्पेशली हमारे यहाँ जब माएँ कहीं दावत पे गई और बच्चे ने पैम्पर गीला कर दिया तो फौरन लगा देती है, तो तुमने मुझे बता नहीं सकते थे। हालांकि बच्चा तो उस स्टेज में है, 3 साल की उम्र है, उसको प्लेयर गेन करने में ज्यादा और सेटिस्फेक्शन की तरफ उसका फोकस ज्यादा होता है। तो जब इस तरीके से आप दूसरों के सामने उसको शेम दिलाते हैं, तो फिर उस बच्चे के अंदर जो है ना उसकी विल पावर और सेल्फ स्टीम जो है वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाती। उसके बाद थर्ड स्टेज है 3 से 5 साल की, जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है। वही बात ये वहीं से स्टार्ट हो रही है कि अगर 3 साल से आगे 5 साल तक आप उसको इंडिपेंडेंट रखते हैं कि हाँ वो कुछ ना कुछ कर सकता है, वो लाइफ में इनिशिएटिव ले सकता है, और इवन जब कुछ नया ट्राई करता है और माँ उसकी तारीफ करती है, इनिशिएटिव होता है कि फर्स्ट स्टेप लेना, तो फिर उसके अंदर एक पर्पस जो है ना वो वाली वर्च्यू डेवलप होती है कि मेरे हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो फजूल नहीं होता। ठीक है। और अगर नहीं हम उसमें बच्चा माँ जो है उसको डांटती है और हर चीज पे इंसल्ट करती है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, फला देखो उसका बच्चा वहां तक चला गया है, उसने फर्स्ट पोजीशन ली है, आपने क्यों नहीं ली, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर गिल्ट वाली जो है कॉन्फ्लिक्ट वो अराइज होता है। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, और इसकी जो है वो एज है 5 से 13 साल। और अगर इसमें भी बच्चे को जो है ना वही वहीं से चलती बात चलती आ रही है कि अगर इनिशिएटिव लेने दिया जा रहा है, उसको ऑटोनॉमी दी जा रही है, तो बच्चे के अंदर एक चीज़ों को जो है ना लॉजिकली रीजनिंग करने का वो पता चलता है कि अच्छा मैं मेरे यानी वो डिसीजन लेता है और चीज़ों को बड़ी कॉन्फिडेंटली कर रहा होता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है और उसके के अंदर कम्पिटेंसी वाली विर्चू जो है वो डेवलप होती है। यस वेरी गुड, ये जो भी साथ साथ आंसर कर रहा है ना इसका मतलब है उसको रिवाइज है। सबा शराफत है आई गेस। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। 13 से 21 साल आइडेंटिटी काफी अच्छी डेवलप हो चुकी होती है अगर उसको पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा हो, और फिडिलिटी उसके अंदर आ जाती है। फिडिलिटी कैसे आती है कि वो जो है ना पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट होता है, अपने हर एक्शंस को ओन भी करता है और शेयर भी करता है कि अच्छा मुझसे कहाँ गलती हुई और कहाँ गलती नहीं हुई। ये नहीं करता कि मैं छुपाऊं क्योंकि मुझे डांट पड़ेगी, बल्कि वो कॉन्फिडेंटली, क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी आज़ादी उसको दी होती है कि वो हर चीज़ अपनी गलतियां भी शेयर कर रहा होता है और गलती से जो सीखा होता है उसको भी जो है सीख के दोबारा अपनी गलतियों को दोहराता नहीं है। जबकि अगर उसको एक ना उसको हर चीज पे नेगेटिव रिगार्ड मिला हो तो उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो कंफ्यूजन का आता है। ठीक है। सिक्स स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसकी जो एज है वो 21 से 39 ईयर्स तक है। एक सेकेंड। अच्छा जी, सिक्स स्टेज है नहीं हाँ सिक्स की बात करें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अगर पर्सनैलिटी पॉजिटिव रही होगी तो ऑब्वियसली उसका जो लव रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, वो मैरिटल लाइफ भी बहुत अच्छी गुजारेगा। वरना फिर क्या है, ऐसा जिसको नेगेटिव रिगार्ड मिला हो तो वो आइसोलेशन को ज्यादा पसंद करता है। और इसमें जो वर्च्यू डेवलप होती है वो है लव की। इसके बाद सेवन है इसकी एज रेंज है 40 से 65 तक। इसमें आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। जनरेटिविटी में आता है कि वो बंदे के साथ जो है आपको केयर मिलती है, ऑब्वियसली अगर आपने फैमिली के लिए कुछ किया होगा, 65 साल आपकी एज होगी है, आप अपनी लाइफ की बैकवर्ड में देखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी आप में जो है ना आप जनरस होते हैं, और आपके अंदर जो वर्च्यू डेवलप हुई होती है वो केयर की है। तो अगर ये नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियसली आपको हर जगह से डिनाइल मिल रहा होता है और आप खुद भी अकेले रहना पसंद कर रहे होते हैं और कोई आपसे इंटरेक्ट करना भी पसंद नहीं करता। लास्ट स्टेज है इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर।
इंटेग्रिटी, और ये 65 से जो ओल्डर है वहाँ से 65 से स्टार्ट होके ओल्डर एज तक के आते हैं। इंटेग्रिटी मीन्स वही चीज़ के पॉजिटिव रहे होंगे तो इंटेग्रिटी भी आपके अंदर होगी, नहीं होंगे तो डिस्पेयर में क्या होगा कि और इंटेग्रिटी जब आपकी डेवलप हो जाती है, आपने इतने जनरस डिसीजन लिए होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी विजडम वाली विर्चू भी डेवलप हुई होती है। आपने अपनी गलतियों से सीखा होता है, तो आपके पास लोगों को बताने के लिए एक अच्छी स्टोरी भी होती है, जिसमें आप लोगों को जो है उनको कॉन्शियस कर सकते हैं उनके एक्शंस के बारे में कि आपने ये गलती नहीं करनी। तो इसलिए आपके अंदर विजडम वाली विर्चू जो है वो डेवलप हो जाती है। 6th स्टेज में जो विर्चू डेवलप होती है बच्चे, वो है लव। विर्चूज मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट में होप, सेकंड में विल, थर्ड में पर्पस, फोर्थ में कॉम्पिटेंसी, फिफ्थ में फिडिलिटी, सिक्स में लव, सेवंथ में केयर और एट्थ में विजडम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमने हमसे पूछा है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी द स्ट्रगल ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज, हम एजेस भी हमने रिवाइज कर लिए, तो कौन सी स्टेज आएगी? यस, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन वाज एडवांस्ड बाय, किसने दिया था ये एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन? यस, यूम ने दिया था ये। Psychodynamic therapists believe that maladaptive behavior stems from emotional trauma experienced in childhood, या फिर a failure to live up to one's full potential, disturbed thought pattern आएगा, या फिर inappropriate learning patterns आएगा। यस, इसका फर्स्ट है इमोशनल, क्योंकि साइकोडायनामिक, साइको एनालिटिक, साइको एनालिसिस ये एक ही थेरेपी का नाम है जो कि फ्राइड की है। उसके बाद आ जाए एग्जांपल्स ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स आर, ये भी हमने ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। डक्टलेस और वो होते हैं जो डायरेक्ट ब्लड में जो है, एक सेकंड, टाइमर की क्यों बार बार जो है क्लास वो लीव हो जाती है होती, मैं उसको कर तो रही हूँ एंटर। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी लिस्ट लिख लें डकलेस ग्लैंड की। ये इनको बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। हमारी जो बॉडी के डकलेस ग्लैंड है ना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें आ जाते हैं हमारे पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रीनल ग्लैंड, जो है ना, ये सारे हमारे डक्टलेस ग्लैंड है। अब ये जो मैंने लिस्ट के नाम लिए हैं, इसमें से जो आपके पास ऑप्शन है, क्या इसमें कोई लिस्ट में वो सारे नाम आ रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पाइनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड। यस, इसका आंसर जो है वो डी है। वैसे तो इसमें हमने थायराइड का बोला है, तो स्लाइवरी ग्लैंड थायराइड में नहीं होते। मुझे तो फर्स्ट वाला भी लग रहा है। इसको भी हमने दोबारा से, जरा मैं इसको रेड से करती हूँ, जरा हम दोबारा से डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स को जरा डिटेल में। नेक्स्ट आगे है द फोर मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। अच्छा, एक और चीज भी नोट कर ले, लार्जेस्ट डक्टलेस ग्लैंड जो है ना, वो थायराइड ग्लैंड है। ये भी आपको आ सकता है एमसीक्यूज में क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के लिए आप लिख लें, लार्जेस्ट डक्टलेस ग्लैंड जो है वो थायराइड है। इसके बाद फोर मेन गोल्स कौन कौन से हैं रिसर्च के, ये तो आने चाहिए आपको। रिसर्च की डेफिनेशन के बाद हमेशा हमें टीचर ये चार तरह के जो है ना वो पढ़ाता था हमें। कोई भी टीचर रिसर्च का, और रिसर्च की डेफिनेशन के फौरन बाद ये सेकंड स्टेप होता था कि गोल पढ़ा दिए गए। यस, इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है। डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल। अच्छा, मरियम कह रही है कि इसका आंसर सी है। वो मरियम ने क्योंकि रिसर्च पढ़ाई हुई है, उसकी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, तो मैं इसको मान लेती हूँ। फिर जहाँ से मैंने देखा था वहां पे मुझे ये फर्स्ट वाला लग रहा था। इसमें वैसे मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ अक्सर, बट इसको हम क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस बंदा कह रहा है, तो फिर हम उसकी बात मानते हैं।
द फोर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स आर, चलो इसको भी हम लोग रेड से कर देते हैं, इसको भी हम बाद में देखते हैं, फिर पढ़ेंगे तो फिर मेरा इरादा है इंशाल्लाह हफ्ते या इतवार को ना आपको रिसर्च और ये नर्वस सिस्टम को हम जरा पढ़ेंगे। अगला तो आता ही होगा। अच्छा सबा ने भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ओके मरियम, ठीक है, मैं इसको फिर कर देती हूँ हाईलाइट। यही है भाई इसका फर्स्ट नाम, फर्स्ट वन। एक्सॉन के पार्ट्स कौन से हैं भाई? सी है नेक्स्ट का शबीना के मुताबिक। यस सी ही है इसका आंसर। एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड टर्मिनल बटन। इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है? कॉन्स्टेंसी का मतलब तो कांस्टेंट हो गया ना। परसेप्शन में परसेप्चुअल जो है वो परसेप्शन से निकला है, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? इसको इसका दूसरा नाम ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी भी कहा जाता है। तो इसके बाद बताएं क्या आंसर होगा? परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी रेफर्स टू, एक आंसर आ गया है, बाकी बाकी भी पढ़ ले फिर मुझे बता दें। हाँ जी, तीन चार लोग के आंसर आए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। सिमिलैरिटी, सॉरी फर्स्ट वन है परसेप्चुअल, perception of an object remaining the same even when our immediate intention of the object changes। ठीक है, नेक्स्ट भी पढ़ लें और मुझे बताएं साथ साथ। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डुअलिज्म की हमने अभी बात की थी, behavior is controlled by the mind and the brain, the heart and the will, the body and the soul, the brain and the muscles। और ये थ्योरी क्या कहती है कि माइंड और बॉडी जो है वो दो अलग टेंडेंसीज हैं। गौर से पढ़ें, सी आंसर कर रहे हैं मोस्टली बच्चे, जबकि मुझे इसका आंसर ए लग रहा है, क्योंकि वो हमें कह रहे हैं हम बिहेव कैसे करते हैं बॉडी एक्शन से ही ना। तो बिहेवियर की तो उन्होंने बात कर दी है, तो क्या इसका आंसर दूसरा नहीं आएगा? फर्स्ट वाला माइंड एंड द ब्रेन, इसका आंसर ये है। बॉडी एंड सोल नहीं आएगा, क्योंकि सोल की उसने बात ही नहीं की ना, वो तो बिहेवियर की बात कर रहा है, यानी बॉडी और माइंड की बात कर रहा था। तो बिहेवियर उसमें आता है कि हम लोग जब बिहेव कर रहे होते हैं तो हम बॉडी एक्शंस के थ्रू ही कर रहे होते हैं। और ये दी किसने दी? अभी हमने इसको पढ़ा है, डुअलिज्म। इससे पता चल जाएगा, गौर से देखा था कि नहीं एमसीक्यूज आपने? हाँ जी, डुअलिज्म की थ्योरी नहीं याद आ रहा? रेने डेस्कार्ट्स ने दी थी। इसके बाद आ जाए साइकोलॉजिकल थ्योरीज क्या करती हैं? एक्सप्लेन एंड ऑब्जर्व द फैक्ट्स, ऑर्गेनाइज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, या फिर जनरेट हाइपोथेसिस। यस, इसका ऑल ऑफ द अबव आएगा। द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये तो सबको आता होगा। इसका आंसर ये है बी वाला। विलियम वॉन्ड यूज द रिसर्च मेथड नोन एज साइकोलिंग्विस्टिक्स, साइकोएनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन या मैथ प्रैक्टिस। जो बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनके लिए इंशाल्लाह सेशन के एंड पे जो है ना, आई हैव अ सरप्राइज। तो मुझे आपके उन चैट से ही पता चल जाता है, चाहे गलत आंसर है, एटलीस्ट आप लोग अंदाजे तो लगा रहे हैं, ब्रेन यूज करेंगे ना, तो ये चीजें जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद भी आएंगी। सिर्फ सुनना नहीं है, साथ साथ पार्टिसिपेट भी करें। यस, इंट्रोस्पेक्शन है।
उसके बाद द कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर इज ओनली फिजियोलॉजिकल, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय साइको मॉडल, मेडिकल मॉडल, साइकोसोशल मॉडल या नन ऑफ दीज। कौन सा मॉडल ये कहता है कि क्या साइन आ रहा है मरियम? अच्छा, तब तक आप बता दें कौन सा मॉडल कहता है कि जो भी नॉर्मल बिहेवियर है ना वो रिजल्ट है हमारे फिजियोलॉजिकल इश्यूज का। यस, मेडिकल मॉडल। और इसी को ही जो है बायोलॉजिकल मॉडल भी कहा जाता है। द क्लिनिकल इंटरव्यू टिपिकली इंक्लूड्स a follow-up evaluation and assessment after therapy is terminated, या फिर the initial diagnosis of a client's psychological functioning, या फिर the psychophysiological assessment, या फिर the client's initial and final evaluation। क्लिनिकल इंटरव्यू क्या बताता है अभी? ये जो लोग बी कह रहे हैं, मोस्टली बच्चे बी कह रहे हैं, तो इसमें हम लोग फर्स्ट में ही तो नहीं ना डायग्नोज करते। यहाँ पे वर्ड डायग्नोज यूज हुआ है। ऊपर वाले में उन्होंने कहा है कि हाँ बातें उन्होंने सही की है मगर आफ्टर टर्मिनेशन का है। थर्ड में साइको फिजियोलॉजिकल असेसमेंट भी हम लोग फर्स्ट सेशन में नहीं करते, तो इसका मतलब है फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बचा है। तो वो क्या होता है कि क्लाइंट्स के इनिशियल और फाइनल एवेलुएशन का हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। तो इनिशियल तो होता ही होता है क्योंकि फर्स्ट क्लिनिकल इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा, इसके बाद है द स्टेटमेंट दैट साइकोलॉजी इज एम्पिरिकल। इसका मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेज, या फिर the method of psychology are based on controlled experiments and observations made with the great precision and objectivity, या फिर साइंटिफिक साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड इन ग्रीक एंड रोमन। ये तो नहीं आएगा। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कंसेंसस, ये भी नहीं आएगा। ए और बी में से क्या आएगा? इसका आंसर बी है। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं। Which branch of psychology is defined as an effort to understand the specific biological mechanism that control behavior and psychological experience? एथनोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी ये करती है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या स्ट्रक्चरलिज्म? कौन सी साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि विच इज एन डिफाइंड एज एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, कि वो कौन से हमारे स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को भी? यस, इसका राइट आंसर आंसर जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी आएगा। The study of the role of specific areas of the nervous system in organizing and controlling behavior that is specifically human is called comparative psychology, clinical psychology, physiological psychology या neurology, neuropsychology।